हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल पर जो है आप सभी के लिए लॉ से रिलेटेड जो भी बीसीआई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी रूलिंग्स या नोटिफिकेशन वगैरह इशू किए जाते हैं उसके संबंध में इंफॉर्मेशन देते हैं। और साथ ही साथ बीएसए की हमने सीरीज़ चलाई हुई है एमसीक्यूज़ की, जो आप सभी को हर अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए क्या होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे वो आपका AIB 19 एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट जुडिशियल APO का जो है अपकमिंग एग्ज़ाम हो। तो शुरुआत करते हैं। इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 106 है हम लोगों का। इसमें क्वेश्चन है कि जो ए है उसने बे पर 1000 रुपये का वाद दायर किया। व्यक्ति कौन है? ए। उसने किस पर किया है? बे पर किया है 1000 रुपये के लिए, तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में भी बे को इस रकम का ऋणी दर्शाया है। यानी कि किस में दर्शाया? उसने अपनी जो डायरी है उसमें भी उस 1000 रुपये जो उसने किसको दिया है, ठीक है, बे को दिया है, उसके लिए बे को ऋणी दर्शाया। तो वे कह रही कि जो प्रविष्टि है, जो प्रविष्टि उसने अपनी किस में की है, लेखांकन डायरी में की है, ये क्या रिलेवेंट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? प्रविष्टि क्या है ये देखिए। ऑप्शन क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि सुसंगत नहीं होगी, बी कह रहा है सुसंगत है, सी कह रहा है साक्ष्यम उसका कोई मूल्य नहीं है, और डी कह रहा है अस्वीकृत है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की जो ये प्रविष्टि होगी क्या मान जाएगी? रिलेवेंट मान जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य व्यक्तियों की राय। अन्य व्यक्ति में कौन कौन आ सकते हैं? देखिए जो एक्सपर्ट आ गए, हस्तलेखांकन वाले व्यक्ति आते हैं, तो ये साक्षियों से अदर पर्सन आ जाते हैं कि एक तो मामले को प्रूफ करने के लिए साक्षी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी और जो पर्सन है वो मोस्टली वैसे तो साक्षी नहीं है, बट क्या है उस मामले में उनकी ओपिनियन बनती है। तो जैसे कि कौन हो गया आपका, जैसे एक्सपर्ट हो जाते हैं, हस्तलेखन वाले व्यक्ति हो जाते हैं, कहीं पर किसी प्रथा वगैरह के संबंध में ओपिनियन बनानी हो तो वो लोग हो जाते हैं, किसी रिलेशन के संबंध में राय बनानी हो तो उन लोगों जो लोग उस रिलेशन के संबंध में जानते हैं तो उन लोगों की राय को जो रिलेवेंट माना जाता है। ये देखते हैं कि क्या ऑप्शन में यहाँ पर बताया गया है। ए कह रहा है कि बिल्कुल सुसंगत नहीं होती, बी कह रहा है हमेशा सुसंगत है, सी कह रहा है कि सुसंगतता न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है, और डी कह रहा है कुछ ही बातों के लिए सुसंगत है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि बिल्कुल सुसंगत नहीं होती तो गलत है, क्योंकि हमारे बीएसए के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोविजन अगर रखा गया तो सिंपल सी बात है भाई, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर रिलेवेंसी है। हमेशा सुसंगत है ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही ये जो चीज़ें हैं रिलेवेंट की कैटेगरी में नहीं आ सकती हैं। उसके बाद सी ऑप्शन करें कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। भाई अगर मामले की कंडीशंस ऐसी नहीं हुई कि उन्हें एक्सेप्ट किया जैसे कि केस के अंदर, तो फिर वहाँ कोर्ट का डिस्कशन कैसे चल सकता है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ही बातों के लिए, जी हाँ, यानी कि स्पेसिफिक जो चीज़ें हमारे बीएसए के अकॉर्डिंग खोली गई हैं उन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा, यानी कि कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होते हैं। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की राय का समर्थन या विखंडन करने वाले तथा दोनों संहिताओं की किस धारा में प्रावधानित है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दोनों ही सेक्शंस को, इन दोनों ही धाराओं के सेक्शंस को इंक्लूड कर लिया कि ये जो एक्सपर्ट की ओपिनियन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन के संबंध में जो उस ओपिनियन का समर्थन करने वाले या उस ओपिनियन का खंडन करने वाली चीज़ों को जो है किन पुरानी और नए जो हमारा मतलब बीएसए 1872 या बीएसए 2023 की किन किन सेक्शंस में इंक्लूड किया गया है। 46 यानी कि 1872 वाला 46 एंड 42 बीएसए 2023, 46 है या धारा 40, सी कह रहा है धारा 46 एवं 40, और डी कह रहा है नई संहिता में कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि अगर बीएसए 1872 के अकॉर्डिंग देखें तो सेक्शन 46 में वो चीज़ रिलीवेंट थी, और अगर हम देखें 2023 वाला बीएसए तो उसके सेक्शन 40 में जो है इस चीज़ को रिलेवेंट माना गया है, प्रावधान है, प्रावधानित है, मतलब ये दोनों ही चीज़ें। नेक्स्ट आता है रेस इंटर एलिया एक्टा। यह जो है प्राप्त योग्य, यानी कि जो सूत्र है रेस इंटर एलिया एक्टा जो है ये वही चीज़ें हैं कि समर्थन और खंडन के बारे में जो है ये बात करता है। तो बीएसए 1872, देखिए यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में इन्होंने बात की है। इसके किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है इस सूत्र को इंक्लूड किया गया है। तो इस सूत्र को देखिए 1872 वाला एक्ट मेनली पूछा है, तो आप फिलहाल में ये रेफरेंस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसए 2023 में कहाँ पर होगा, क्योंकि पीछे वाली धारा में अभी हम आपको बता चुके हैं। ये कह रहा है सेक्शन 46
बी कह रहा है सेक्शन 40, सी कह रहा है सेक्शन 45 और डी कह रहा है सेक्शन 48। तो ये जो चीज़ है रेस इंटर एलिया एक्टा, ये उन विशेषज्ञों की राय के जो फैक्ट है, जो ओपिनियन है, उसको विखंडन और समर्थन के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए 46 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आप समझ गए होंगे सिंपल। यहाँ अगर 2023 वाले की बात करें तो सेक्शन 40 में मैक्सिमम आपकी आने वाली है। नेक्स्ट है, एक सामान्य प्रथा के अनुसार हिंदू जो विवाह है वो संबंध हुआ, यानी कि विवाह संबंध हो, किसके अकॉर्डिंग? एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह का संबंध हुआ है। अब यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि वो जो विवाह था वो एक विधिमान्य वैवाहिक बंधन है। ऐसा सिद्ध करने के लिए कोर्ट किन किन चीज़ों को इंक्लूड जो कर सकता है? ए कह रहा है प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। बी कह रहा है कि न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हैं, ठीक है। सी कह रहा है कि न्यायालय जनसामान्य पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी होगा। तो बिल्कुल एक विधिमान्य वैवाहिक बंधन के संबंधों के संबंध में ओपिनियन बनाने के लिए कोर्ट जो है इन सभी चीज़ों को आजमा सकता है, इन सभी रूलों को यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्धांत जिस पर मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है को किस विधिक सिद्धांत में इंगित किया गया है? यानी कि यहाँ पर हमसे क्या पूछना चाहते हैं, यानी कि किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन सा ऐसा विधिक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत जो डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है उसको ग्राह्य बनाया गया है? ए ऑप्शन कह रहा है एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी, बी कह रहा है नेमो मोरी ट्यूरम प्रोएशुनिटरमेंटरी, सी कह रहा है डॉर्मिट लेगेस एलिक्यूडो मनक्वाम मोरियूंटर, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, कि मृत्युकालिक कथन को जिस विधिक सिद्धांत के थ्रू ग्राह्य बनाया गया है वो है नेमो मोरिट्यूरियम प्रोएशुनिटरमेंटरी, ठीक है। ये राइट ऑप्शन इसका होगा। जब हम डाइन डिक्लेरेशन पढ़ते हैं तो मेंस में इस सिद्धांत को थोड़ा सा लिख दें कि इस मैगजीन पर ये आधारित है। देखिए उसके बाद हमारा फिर जो है क्रॉनिकल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्रॉनिकल क्वेश्चन आ गया है, जो आपका ए कह रहा है क्या कि अब यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शंस आपको दिख रहे हैं यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इनका मिलान सिंपली यही करेंगे, फिर इनका कोड देखेंगे। सबसे पहला कह रहा है सेक्शन 43। सेक्शन 43 में क्या चीज़ें इंक्लूड है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, राय के आधार कब रिलीवेंट होंगे, प्रथा या सिद्धांत, नातेदारी या फिर जो है हस्तलेख। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो बीएसए 2023 का सेक्शन 43 है उसमें प्रथाओं को रिलीवेंट बनाया गया। किसमें? प्रथाओं आदि को जो है रिलीवेंट यहाँ पर बनाया गया है कि प्रथा और सिद्धांत वगैरह जो हैं जो 48 में पढ़ते थे 1872 वाले में, वो 43 के अंतर्गत है। नेक्स्ट आता है कि 41(1) में, धारा 41(1) में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? इलेक्ट्रॉनिक, राय, नातेदारी, हस्तलेख। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, 43 में प्रथाएं थी तो अब यहाँ पर देखिए नातेदारी और राय तो आनी नहीं क्योंकि ये तो उससे भी आगे जाती थी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाला 45A में था तो वो पहले आ गया। अब यहाँ पर आपका मेनली जो सेक्शन इंक्लूड होगा, बी का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 5 नंबर वाला, कि धारा 41 की उपधारा 1 में जो है हस्तलेख के बारे में, राय के बारे में बात की, जो 46 जो है सेक्शन इंडियन एविडेंस 2023 का बात करता था। अब आता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 में क्या चीज़ें दी हुई हैं? इलेक्ट्रॉनिक पर ये तो हो नहीं सकता, राय या नातेदारी में से कोई भी एक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 45 के अंतर्गत जो देखिए चीज़ें दी हुई हैं वो 45 में दी हुई हैं कि राय के आधार जो हैं कब रिलीवेंट माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? राय के आधार जो है कब रिलीवेंट माने जाएंगे। किसमें दिया हुआ है? 45 के अंतर्गत है जो कि दिया हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 41(2). 41(2) क्या कह रहा है कि अब हमारे क्या बचा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो परीक्षक होता है उसके ओपिनियन की बात नहीं करा। और 44 यहाँ पर हमारा है जो कि कह रहा है क्या, जो कि क्या कहना चाहता है? 41(2) में आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय है जो कि आ गया। अब उसके बाद क्या बचा है हमारा? उसके बाद बचा है एक ही कि नातेदारी के बारे में राय कब रिलीवेंट है। तो ई का कौन सा हो जाएगा? ई का हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पर हम पहले क्या देख लें कि 43 के अंतर्गत क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। 43 में आपका क्या गया है? प्रथाएं, ठीक है।
और साथ ही अब आता है 41 की उपधारा 1 जो हस्तलेख के बारे में बताती है, हस्तलेख की ओपिनियन के बारे में बताती है। उसके बाद आता है 45 बात करता है राय के आधार कब रिलीवेंट होंगे, यानी कि सेक्शन 51 जो हम पढ़ते थे किसमें, BSA 1872 वाले में, भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 में जो पढ़ते थे 51 वाला, ठीक है। 41(2) में जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बताई गई, जो 47A में हम लोग पढ़ा करते थे। उसके बाद आती है 44 नातेदारी के बारे में राय कब रिलीवेंट है, यानी कि सेक्शन 50 जो हम भी 1872 वाले एविडेंस एक्ट में पढ़ा करते थे। तो ये देखते राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर। हमारे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर 3, 5, 2, 1, 4 है। तो 3, 5, ठीक है, 3, 5, 2, 1, 4 वाली सीरीज किस में सही बैठ रही है, ये देखते हैं। 3, 5, 2, 1, 4 वाली सीरीज जो है सी में बैठ रही है, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें बताया गया है कि भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में राय सुसंगत होगी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, और देखिए क्वेश्चन देखिए ये चीज़ें, डिजिटल हस्ताक्षर अभी ऊपर हम पढ़ के आए, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कहाँ है, ये 1872 को पूछे हमने, 2023 में सिंपल पढ़ लिया। 41 की उपधारा 2 यहाँ पर क्या है ऑप्शन बता रहे हैं, देखिए धारा 47A, धारा 41 का 2, धारा 45A और धारा 40। तो सिंपल बात है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। धारा 47A में डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में बात की गई थी 1872 वाले एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की किस धारा में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत घोषित किया गया। अब आपके जो है ये सील को लेकर के क्वेश्चन आ गए, यहाँ से मेंस में और प्री में भी, यहाँ से इस पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और ये हमारे इस वाले पार्ट का जो है लास्ट पोर्शन आता है, मतलब कैरेक्टर रिलीवेंसी को लेकर के। और यहाँ पर देखिए पक्षकारों के कैरेक्टर को भी इंक्लूड किया गया, साथ साथ मोस्टली यहाँ पर साक्षी दोनों के ही मतलब यहाँ पर कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है। ये कहने कि भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की किस धारा में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत होगा। 1872 को पूछा, ध्यान से सुनना। धारा 47 मोस्टली आप जानते हैं कि 1872 में धारा 47 के अंतर्गत ओपिनियन के बारे में था। 40 बी ऑप्शन कह रहा है कि धारा 53, सी कह रहा है धारा 52 और डी कह रहा है धारा 55। किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, पूर्वतन अच्छा सील रिलीवेंट है, अच्छा सील रिलीवेंट है। तो 52 में तो है नहीं क्योंकि उसमें सिविल मामलों में बात की गई थी। 55 अलग चीज़ बात करता है, वो भी सिविल मामलों में नुकसानी के संबंध में बात करता है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 53 कहता है कि अपराधी जो होगा जो उसका जो है पूर्वतन अच्छा सील रिलीवेंट माना जाएगा। मतलब किसी भी मामले में देखिए जो अपराधी होता है उसका पहले का कैरेक्टर देखा जाता है कि किस नेचर का रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 115, ये बात करता है कि दोनों ही अधिनियम यानी कि 1872 वाला इंडियन एविडेंस एक्ट, 2023 वाला BSA, इन दोनों में ही जो सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का जो साक्ष्य है, यानी कि सील को लेकर और पूर्व लैंगिक अनुभव को लेकर, यानी कि कौन कौन से सेक्शंस में इस चीज़ को बात की गई थी। सेक्शन 52 एवं 45, सेक्शन 53A एवं 50, सेक्शन 53A एवं 48 में, और नई संहिता में इसको हटा दिया गया। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा इसका सी, क्योंकि यहाँ पर जो है हम 1872 वाले एक्ट में 53A में ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस वाली बात देखते थे, और 48 में जो है हमारे BSA 1872 में सेक्शन इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 के अंतर्गत किसी अभियुक्त का बुरा सील सुसंगत नहीं होगा। देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो एक्यूज का जो बुरा सील है वो रिलीवेंट नहीं होता है। हमने पहले क्या देखा था कि पूर्वतन अच्छा से सुसंगत है मोस्टली, बट ये क्या पूछ रहे हैं कि अभियुक्त का बुरा सील रिलीवेंट थोड़ी ना होगा भाई। बट ऐसी बात कौन सा सेक्शन कर रहा है 2023 का, धारा 49, धारा 54, धारा 50 या धारा 47। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 49 की 2023 वाले BSA में अभियुक्त का जो बुरा सील है वो रिलीवेंट नहीं होगा। इसके संबंध में जो प्रावधान है वो सेक्शन 49 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे दोनों ही एक्ट को इंक्लूड किया गया है। भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की किस धारा यानी कि धारा जो है 52 से 55 तक सील की सुसंगतता के संबंध में प्रावधान है। भाई पहले बता दें कि 1872 में तो हम जो है 52 से 55 तक पढ़ते थे सील की सुसंगतता के संबंध में, बट अगर हम नए सेक्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 2023 वाले BSA में ये सील का साक्ष्य कहाँ से कहाँ तक रिलेवेंट माना जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है 46 से 50 तक, बी ऑप्शन कह रहा है 47 से 52, सी ऑप्शन कह रहा है 45 से 48 और डी ऑप्शन कह रहा है 50 से आपका 58। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर देखिए जो आज BSA 2023 के अकॉर्डिंग सील का साक्ष्य जो रिलेवेंट माना गया है वो 46 से 50 तक माना गया। ये सेक्शंस दिए हुए हैं आपके ऑप्शन ए में। तो यानी कि नई संहिता के अंतर्गत सील के संबंध में प्रावधान 46 से 50 तक के अंतर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथा ग्राह्यता क्या है।
पर्यायवाची हैं, सहविस्तारी हैं, न तो पर्यायवाची हैं न ही सहविस्तारी हैं, पर्यायवाची सहविस्तारी दोनों हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसमें देखिए जो है ये ना तो पर्यायवाची है न ही एक दोनों के सहविस्तारी। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करवा रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से कथन है जिन पर ये विचार करवा रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं इन कथनों को भी। पहला कह रहा है कि आपराधिक कार्यवाहियों में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें अभियुक्त का जो अच्छा सील है वो क्या होता है, सदैव सुसंगत होता है। ये सदैव किसकी बात करें, सदैव सुसंगत होगा। भाई अब मोस्टली बात है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर जो है एक्यूज्ड का उसका अच्छा बिहेवियर देखा जाता है और उसी के आधार पर उसको बेल वगैरह और उस मामले में उसको कम्यूट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन कह रहा है दूसरा कि आपराधिक कार्यवाहियों में अभियुक्त का बुरा सील सदैव सुसंगत होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में हमसे क्या पूछेंगे। ये पहले में कह रहा है कि अच्छा सील सदैव अच्छा मतलब सुसंगत होगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बुरा सील सदैव सुसंगत होगा, और सी ऑप्शन कह रहा है कि सिविल मामलों में किसी संबंधित व्यक्ति के सील का साक्ष्य सदैव ग्राह्य होगा, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कोई पूर्व दोष सिद्धि बुरा सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत होती है। तो यहाँ पर आपने चार ऑप्शन पढ़े। पहला क्या बात कह रहा था, पहला हमसे बात कह रहा था कि अभियुक्त का अच्छा सील सदैव सुसंगत होता है, दूसरा कह रहा है कि अभियुक्त का बुरा सील सुसंगत होता है, सी सिविल मामलों में उसके सील के साक्ष्य को ग्राह्य बना रहे हैं, और चौथा कह रहा है कि पूर्व दुष्सिद्धि के जो मानो अगर अभियुक्त पहले किसी मामले में दोष सिद्ध कर दिया गया है तो क्या उसका इफेक्ट बाद वाले मामले में लिया जा सकता है, तो उसकी रिलेवेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि चार ऑप्शन आपने पढ़े इनमें से कौन कौन सा सही होगा। दूसरा है तीसरा, दूसरा तीसरा और पहला दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन कह रहा है पहला और चौथा, डी ऑप्शन कह रहा है कि सभी सही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो पहला वाला बिल्कुल सही था जिसमें बात की गई थी क्या कि अभियुक्त का अच्छा सील सुसंगत होता है, और चौथा वाला रिलेवेंट होगा जो पूर्व दोष सिद्धि के बारे में बात करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, पहला और चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, क्षति को प्रभावित करने वाला सील किस धारा में सुसंगत है। इनके क्षति को प्रभावित करने वाला, ठीक है, इनकी क्षति के संबंध में जो बात करता है वो कहाँ पर है BS 2023 में। ए ऑप्शन कह रहा है धारा 50, बी कह रहा है धारा 55, सी कह रहा है धारा 48 और डी कह रहा है धारा 53। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा 50। ये चीज़ें जो है 50 में बताई क्योंकि लास्ट वाले सेक्शन में तो 46 से 50 तक नए सेक्शन में बात की गई सील की सुसंगतता के संबंध में, तो लास्ट वाले सेक्शन में जो बात करता था 55 1872 वाला। सील शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे, देखिए अच्छा सील और बुरा सील, ख्याति, सामान्य प्रकृति का स्वभाव, विशिष्ट स्वभाव और आपराधिक कार्य का सील। तो यहाँ पर देखिए सील शब्द के अंतर्गत ख्याति और सामान्य प्रकृति का स्वभाव है जिसको शामिल किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को देखिए, यहाँ पर 1872 को रेफरेंस देकर इन्होंने पूछा है 1872 की कौन सी धारा जो है रेस इप्सा लोक्यूटर के संबंध में प्रावधान करती है, धारा 106, धारा 104, धारा 46 या धारा 108। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 106। और देखिए 1872 वाले को उन्होंने यहाँ पर जो है रेफरेंस बनाया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो था उसका प्रारूप किसने तैयार किया था। 1872 वाले का प्रारूप किसने तैयार किया था, सर जेम्स स्टीफन, लॉर्ड मैकाले, बेंथम या हेनरी मेन। तो 1872 वाले का ड्राफ्ट तैयार किया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल है बी का अभियोजन ए इसलिए करते हैं, यानी कि ए ने जो है बी के विरुद्ध वाद चलाया हुआ है। किसने, बे अभियुक्त है और ए जो है परिवादी है कि उसने ए की गाय चुराई है। ए ने बी पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी जो है गाय चुराई है। अब बी दोषित भी हो किया कर दिया कोर्ट ने कि हाँ बस इसने गाय चुराई है। तत्पश्चात ए उस गाय के लिए जिसे बी ने दोषित होने के पूर्व से को बेच दिया था, से पर एक वाद लाता है बे के विरुद्ध निर्णय। अब ये कह रहे हैं कि ए की गाय बे ने चुराई, बे के विरुद्ध ए ने वाद दायर किया, बे को दोषित भी कर देगा, बट बे ने क्या किया था, उस गाय को से को बेच दिया था। अब ए क्या कर रहा है, वो से के विरुद्ध वाद ला रहा है। तो अब से के विरुद्ध जो एवाद लाया, उस से के विरुद्ध वाले केस पर जो बे का डिसीजन दिया गया था उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या से के मामले में बे का जो डिसीजन था ए और से के मध्य जो है, ठीक है, वो रिलेवेंट माना जाएगा क्या। बी कह रहा है कि ए और से के मध्य जो है वो विसंगत माना जाएगा। सी कह रहा है अधिकारिता विहीन है। डी कह रहा है से के विरुद्ध निश्चय प्रमाण है। तो सिंपल सी बात है भाई, बे और ए के मध्य जो मामले में डिसाइड किया गया था वो ए और से के वाले मामले के मध्य रिलेवेंट होंगे, वे फैक्ट यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। 145 कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा, इस धारा में डीएनए टेस्ट को जो है इंक्लूड किया गया था। धारा 45, धारा 47, धारा 48, तो धारा 46। तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 45, यानी कि अगर हम आज की बात करें 39 जो है BSA, तो यहाँ पर 45 जहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन आती हैं तो वहीं पर जो है DNA को भी मान्य किया गया है।
अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बै तथा से। बै और से जो हैं वो दे ने, यानी कि बै से तथा दे ने ए को कभी लिखते नहीं देखा, यानी कि 3 पर्सन है बै से दे, इन्होंने इनके सामने ए ने कभी लिखा नहीं, इन्हें देखा नहीं, परंतु वे ए के हस्तलेख के संबंध में राय देते हैं। क्यों? उन्होंने लिखते तो नहीं देखा, बट एक ट्रांजेक्शन के बिजनेस के थ्रू उन्हें पता था कि ये ए के द्वारा आई हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या इनकी ए के हस्तलेख को लेकर के इनकी ओपिनियन जो है मान्य होगी? पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बै की, क्योंकि बै दिल्ली में एक व्यापारी है। ए ने बै को संबोधित करते हुए कई पत्र लिखे। भाई ये कह रहे हैं कि अब बै की ओपिनियन क्यों रिलेवेंट हो, क्योंकि बै जो है वो एक व्यापारी था और ए ने उसको बहुत से पत्र उसको संबोधित करते हुए लिखे थे बिजनेस के संबंध में। बी कह रहा है कि जो से था, ठीक है, क्योंकि से जो है वो ए का लिपिक है। किसका? ए का लिपिक है। अब से का कर्तव्य है कि वो एक पत्र व्यवहार को देखे और उसको फाइल करे भाई, क्योंकि बी के साथ एक बिजनेस चलता था। अब से जो है एक क्लर्क है, तो उसका ट्रांजैक्शन पता था कि भाई लेटर्स किसके द्वारा आए, ए के द्वारा आए हैं। अब बात आती है दे की। दे की क्योंकि दे जो है चे का दलाल है। किसका दलाल है? चे का। अब ए द्वारा चे को लिखे गए पत्र को चे ने दे के समक्ष बराबर रखा, यानी कि कनेक्शन किसका यहाँ पर? ए का और चे का। बट ए ने चे को जो वहाँ पर लेटर लिखे वो चे ने किसके समक्ष रखे थे? दे के समक्ष रखे थे। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये बै से और दे तीनों की ओपिनियन ए के हस्तलेख के संबंध में रिलेवेंट मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत रिलेवेंट मानी गई है? 2023 की बात पूछे, अगर हम बात करें 1872 तो 26 के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। धारा 24, धारा 23(2), धारा 23(1) और धारा 26। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 23 का 2, क्योंकि पहले में पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति है और 2 में है मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति। नेक्स्ट आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में न्यायालय द्वारा वैक्षणिक तथ्यों का प्रावधान है कि जिन तथ्यों का नोटिस किसको करना है? कोर्ट को करना है। 2023 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए धारा 52, धारा 48, धारा 57, धारा 54। तो ये सेक्शनों का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए 52 2023 वाले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय? सर्वबंधी निर्णय जो मतलब हर किसी के ऊपर लागू किया जा सकता है, जो हर किसी के लिए क्या होगा? मान्य होगा। दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय या संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। तो सिंपल सा फंडा है, दाम्पत्य अधिकार तो आप पति पत्नी का रेस्टिट्यूशन हुआ यहाँ पर। अपमान लेख मिलनी किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध होगा, संविदा भंग उन दोनों पक्षकारों के मध्य लागू होगी। तो विवाह विच्छेद का मतलब अब आपका तलाक हो गया, अब आप संपूर्ण सोसाइटी के प्रति क्या हो गई? एक दूसरे के प्रति पति पत्नी नहीं रहे हो। तो ये हर किसी पर फॉलो होता है, वो आपको पति पत्नी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कोई भी सोसाइटी में रहने वाला पर्सन। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 15 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वीकृति सबूत के अधित्याचन के रूप में प्रवर्तित होती है। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विरुद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सही नहीं, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, कथन सही नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, सही नहीं ढूंढना, आपको बताना है जोन सा इन 4 ऑप्शन में से सही नहीं होगा। तो पहले में क्या कहा इन्होंने कि स्वीकृति क्या है? सबूत के अधित्याचन के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। स्वीकृति वो कथन होता है जिसे किसी व्यक्ति के मतलब जो कर रहा है उसके हित के विरुद्ध भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कथन जिसे किसी विवादक सुसंगत तथ्य के अनुमान लग सकता है, सामान्य तत्वहीन है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है। तो मेनली यहाँ पर गलत ऑप्शन जो है वो होगा डी, कि भाई ये तत्वहीन नहीं है, देखा जाएगा कि किसके समक्ष आपने स्वीकृति की है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये 130 क्वेश्चन जो है हमारे PSC के आज कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट के MCQ लाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आप पाना चाहते हैं कि BSA किसी प्रकार की सीरीज़ MCQ की आपको मिलती रहे ताकि आपके AIB 19 की प्रिपरेशन होती रहे और साथ ही साथ अपकमिंग जो भी जुडिशियल एग्जाम होंगे किसी भी स्टेट के APO के, उनकी प्रिपरेशन आपकी मजबूत होती रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें।